चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल को क्लियर करें। जब भी हम कोई नया वीडियो बनाकर जारी करेंगे तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। आज जो चर्चा का विषय है वह है हमारा जो संविधान है। इस संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अमेरिका के संविधान की तुलना में भारत के संविधान में क्या विशेषताएं हैं, इस बाबत चर्चा होगी और इस पर भारतीय संविधान सभा 4 नवंबर 1948 को उसमें जो बैठक हुई प्रातः 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की और बाबा साहब ने इस पर अपने विचार रखे। बाबा साहब देश के संविधान के शिल्पकार, निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट की। आज भी संविधान पर ये बातें उठाई जाती हैं, सवाल उठाए जाते हैं। उस समय हमारे बाबा साहब ने क्या उत्तर दिए, आइए इन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि केंद्र प्रबल हो गया है, यानी ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। औरों ने यह कहा कि इसे और भी मजबूत बनना चाहिए। विधान के मसौदे में संतुलन का बीच का मार्ग अपनाया गया है, अर्थात न इसे बहुत अधिक प्रबल किया गया और न बहुत कमजोर किया गया है। आप जितना चाहें केंद्र को अधिक अधिकार न दिए जाएं, पर केंद्र को प्रबल होने से रोकना कठिन है। आधुनिक जगत में परिस्थितियां ऐसी हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण आवश्यक हो गया है। इस संबंध में अमेरिका की संघ सरकार के विकास पर विचार करना होगा। यह संघ सरकार बावजूद इस बात के कि विधान ने इसे बड़ी सीमित शक्तियां प्रदान की थी, आज अपने मूल स्वरूप से कहीं अधिक बड़ी हो गई हैं और वहां की प्रादेशिक सरकारों पर बिल्कुल छा गई हैं। आधुनिक स्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। यही स्थितियां भारत सरकार पर भी निश्चय ही अपना असर डालेंगी। बाबा साहब ने जो संभावना प्रकट की है वह आज हम स्पष्टता देख सकते हैं और हमारा कोई भी प्रयास केंद्र को प्रबल होने से नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ केंद्र को और प्रबल बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे हमें दबाना ही होगा, क्योंकि फिर वह निरंकुशता की हद तक पहुंच सकती है। उतने से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता जितने को वह संभाल सकता है। केंद्र के बारे में कहा गया, इसकी शक्ति इसके भार और गुरुत्व के अनुरूप ही होनी चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। अगर हम इसे इतना प्रबल बना दें कि वह अपने ही भार से गिर जाए तो यह मूर्खता होगी। इस मसौदे की आलोचना इस बात के लिए भी की गई है कि इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच एक प्रकार के वैधानिक संबंध की व्यवस्था है, परंतु केंद्र और रियासतों के बीच
एक भिन्न प्रकार के वैधानिक संबंध की। उस समय रियासतें थीं और ध्यान देने योग्य है कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत स्वतंत्र रियासत थी। तो रियासतें संघ सूची में दिए हुए विषयों की संपूर्ण तालिका को मानने के लिए बाध्य नहीं है। रक्षा, वैदेशिक मामले एवं यातायात के अंतर्गत आने वाले विषयों को ही मानने के लिए वे बाध्य हैं। समवर्ती सूची में दिए हुए विषयों को मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। इस मसौदे में दी हुई राज्य सूची को भी मानने को वे बाध्य नहीं हैं। एक तरह से स्वतंत्र हैं। उन्हें इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी विधान परिषद का निर्माण करके अपना विधान खुद बनाएं। अवश्य यह सभी बातें सुखद हैं और मैं मानता हूं कि इनके पक्ष में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह विभेद राज्य की कार्यक्षमता के लिए कष्टप्रद सिद्ध हो सकता है। जब तक यह विभेद वर्तमान है यानी मौजूद है, अखिल भारतीय मामलों पर केंद्र का अधिकार संभव है। कार्य करना हो, क्योंकि अगर अधिकार का प्रयोग सभी मामलों में और सर्वत्र न किया जा सके तो वह अधिकार नहीं है। युद्ध जनित स्थिति में कुछ इलाकों में अत्यावश्यक अधिकारों के प्रयोग पर ऐसे प्रतिबंधों के कारण राज्य का जीवन ही सर्वथा संकटापन्न हो जा सकता है, माने संकट से ग्रस्त हो सकता है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस मसौदे में रियासतों को अपनी सेना रखने की अनुमति दी गई है। उस समय सेना को रखने की भी अनुमति थी रियासतों को। बाद में सरदार पटेल जी के द्वारा, जो हमारे देश के लौह पुरुष कहलाते हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा विशेष प्रयास करके तमाम रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाने का सराहनीय प्रयास किया गया, ऐतिहासिक कार्य किया गया। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मैं इस प्रबंध को बड़ा ही हानिकर और विपरीतगामी समझता हूं, जो भारत के ऐक्य को अर्थात एकता को छिन्न भिन्न कर सकता है, एकता के लिए खतरा बन सकता है और केंद्रीय सरकार को उलट सकता है। अगर मैं मसौदा समिति के विचार को रखने में गलती नहीं कर रहा हूं, तो इस व्यवस्था से वह बिल्कुल ही संतुष्ट न थी। उसके सदस्य बहुत चाहते थे कि प्रांतों और रियासतों का केंद्र से जो संवैधानिक संबंध है या संवैधानिक संबंध हो, उसमें एक रूपता हो। किंतु दुर्भाग्य से इस मामले में सुधार के लिए वे कुछ भी नहीं कर सके। वे विधान परिषद के निर्णयों से बचे थे और विधान परिषद उस समझौते से बंधी थी जो दोनों नेगोशिएटिंग कमेटियों के बीच तय पाया गया। परंतु इस संबंध में जर्मनी में जो हुआ, उससे हम साहस प्राप्त कर सकते हैं। जर्मन साम्राज्य, जैसा कि बिस्मार्क ने 1870 ईस्वी में उसे स्थापित किया था, एक विमिश्र राज्य था जिसमें 25 इकाइयां थी। इन 25 राज्यों में 22 तो राजतंत्रीय थे और शेष 3 गणतंत्रीय राज्य थे। यह विभेद, जैसा कि हम सबको ही मालूम है, कुछ समय बाद चलकर विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया और समूचा राज्य एक हो गया और सभी निवासी एक हो गए और समस्त राज्य का शासन एक विधान के अधीन होने लगा, चलने लगा। भारतीय रियासतों के एकीकरण का काम उससे भी शीघ्र समाप्त होने जा रहा है, जैसा कि हमने अभी उल्लेख कर दिया। जितने समय में कि
जर्मनी में यह काम हुआ था। 1947 ईस्वी की 15वीं अगस्त को यहाँ 600 रियासतें थी और आज इन रियासतों के प्रांतों में मिल जाने से अथवा इनके अपने अपने संघ बना लेने से या केंद्र द्वारा उन्हें केंद्र शासित क्षेत्र बना देने से इनकी संख्या केवल 20-30 तक रह गई है, जो अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। यह प्रगति बड़ी तेज है। जो रियासतें रह गई हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वे भारतीय प्रांतों के स्तर पर आ जाएं और उन्हीं की तरह भारतीय संघ का पूर्णतः अंग बन जाएं। ऐसा करके वे भारतीय संघ को वह बल देंगी जिसकी इसे आवश्यकता है। ऐसा करने से वे अपनी अपनी विधान परिषद का निर्माण करने तथा अपना अपना अ- अलग विधान बनाने के झंझट से बच जाएंगे और उनके लाभ की किसी बात में उन्हें कोई हानि नहीं उठानी होगी। मुझे आशा है कि मेरी अपील व्यर्थ न जाएगी और अपने विधान के पास होने से पहले ही हम प्रांतों और रियासतों में जो अंतर है उसे दूर कर देंगे। यहाँ पर यह खुलासा हो चुका है कि हमारे संविधान शिल्पी ने भारतीय संघ की एकता के लिए बहुत प्रयास किया। आपके क्या विचार हैं? अवश्य कमेंट बॉक्स